बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रिदा ज़फ़र घुम्मन एंड यू आर वाचिंग योर वेरी ओन एंड फेवरेट शो सिटी एट 10। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैरियत से हैं। आज यकम मुहर्रम है और वैसे तो तमाम महीने ही अल्लाह ताला के अता करदा होते हैं, तमाम अयाम ही अल्लाह ताला के अता करदा हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि इन तमाम महीनों में से 4 महीने ऐसे हैं जो कि हुर्मत वाले हैं और उनमें से एक महीना मुहर्रम का है। तो इस महीने की जो लाजवाब कुर्बानियाँ हैं उनको याद रखते हुए, जो तारीख़ रकम की गई उसको याद रखते हुए, जो इसकी जिस्त है उसको याद रखते हुए आपने ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा खैरात करनी है और जो इसकी जिस्त है उसको याद ज़रूर रखना है, उसको पकड़े रखना है और इस पर अमल पैरा होना है। इसी बात के साथ हम आज के शो का आगाज़ करेंगे और अपनी जो टॉप स्टोरीज़ हैं वो क्या हैं उनको डिस्कस करेंगे। शहरियों को नाकों पर लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा शुरू। CTO लाहौर की जुर्माने की बजाय लर्नर लाइसेंस बनवाने की हिदायत। लाहौरियों के लिए बड़ी खबर, रिंग रोड SL3 को वफाक से आखिरी मंजूरी मिल गई। 31 यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इदारे गैर कानूनी निकले। AGC ने गैर कानूनी कैंपसेस की फहरिस्त जारी कर दी। हमारी टॉप स्टोरीज को डिस्कस करने के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं और उनका रुख करेंगे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। जैसा कि हमारी टॉप स्टोरी है आज के मूसलाधार बारिश हुई है एज़ यूजुअल और ये भी एक बड़ी मामूल की बात हो चुकी है कि 4 अफराद जो हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई है। इतनी ये बड़ी खबर होती है और इतने हम आराम से इसको अनाउंस कर देते हैं और आगे गुजर जाते हैं कि एक हल्की सी बारिश और ये सूरत हाल। तो जब एक जिसे की गई वार्निंग जारी की गई कि आने वाले दिनों में सैलाबी सूरत हाल भी हो सकती है, तब क्या असर होगा इस शहर का? देखिए, हम ना अक्सर जब भी बिजली का मसला डिस्कस करते हैं तो ये सब कहते हैं कि जी बिजली की कीमतों में इजाफा कर दी गया, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ज़ालमाना हैं और फिर उस पर टैक्सेस हैं और उसके बाद कभी किसी ने इस पर बात नहीं की कि जो हमारा तरसीली निज़ाम है, जो हमारे पोल्स लगे हैं, खंबे लगे हैं, जो हमारी तारें हैं, उनका ठीक होना, उनको बदलना बहुत ज़रूरी है। ये जितने हादसात हैं करंट लगने के, आपको पता है बच्चे गली में बारिश हो तो गर्मी आप है, गली गली जाके बच्चों को हम भी नहाते थे, ये कोई इस तरह की अनहोनी बात नहीं है। बिल्कुल। और इसका एक बेहतरीन हल जो इनके पास यही है कि ये मेन फीडर्स बंद कर देते हैं ताकि ना बिजली होगी ना किसी को करंट लगेगा। ये SDO जो मुअत्तल हुए हैं ये इसीलिए हुए हैं कि इन्होंने बिजली क्यों नहीं बंद की थी। जब बिजली बंद करते हैं तभी लोग, आपको पता है कि नहीं, हल तो ये है कि इसको ठीक किया जाए, लेकिन लेस्को के पास ये हल है कि बिजली बंद कर दी जाए। मैंने जब पिछली दफ़ा बारिशों का स्पेल आया था तो मैंने इसी मॉर्निंग शो के अंदर ये बात की थी, तो सब मेरे साथ एक तरह का झगड़ा कर रहे थे कि जी आप ये क्या काम करते हैं कि जी बिजली बंद कर दी। मेरे इलाके में बिजली बंद होती है तो हमें सुकून हो जाता है। हमें पता है कि अब गली से गुजरते हुए कोई बच्चा हो, घरों में करंट आ रहा है, कोई जानवर हो, हर दूसरा बंदा कहता है हमारे घरों में करंट आ रहा है, ये हिसाब हो रहा है। करंट तो इसलिए आता है कि आप लोगों ने अपनी वायरिंग भी ठीक नहीं कराई होती और आपने जो लेके आते हैं इलेक्ट्रिशियन, उससे नहीं, घर में करंट इस वजह से आता है। ये बात याद रखें। ट्रांसफार्मर खंबे जो हैं बिल्कुल गेट्स के ऊपर होते हैं, अक्सर हम गेट्स ले गए खंबों तक। नहीं अमर भाई कई जगह सर चलते हैं। ये ग्रीन टाउन और टाउनशिप कोई आपके ऑफिस से कुछ ज़्यादा नहीं, चंद कदम के फासले पे हैं। मैं आपको खंबों के जो मेन पोल्स हैं जो कि हैवी लाइंस हैं उनके अंदर मकान बने हुए थे। ये देखिए प्लानिंग का फुकदान है। तो ये प्लानिंग गवर्नमेंट का है ना। उन्होंने जब एक सोसाइटी बन रही है तो वो क्यों नहीं प्लान करते कि यहाँ पे अगर प्लॉट दे रहे हैं वहाँ पे खंबा क्यों लगा होता है? किसने प्लान देना था? लेस्को ने तो नहीं, लेस्को ने तो अपनी तरतीली निज़ाम के लिए खंबे लगा दिए, उसके नीचे मकान किसने बनने दिए? अब जब ये बात करूंगा तो फिर आप बात आ जाएगी कि आपके LDA बाकी चीज़ें। देखिए, अगर आप सिर्फ लेस्को को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराना चाहते हैं तो ज़रूर ठहराएं। उनकी गलती है कि वो जो हमारे पास बिजली का तरसीली निज़ाम है वो पुराना और फरसूदा है और उसकी वजह से ये करंट खंभों में आता है। अभी हमने सारे काम छोड़ के अगर ये काम करने लगे तो मेरा ख्याल इसके लिए भी अरबों रुपये दरकार होंगे।
जो तमाम शहरों में एक नया तफसीली निज़ाम बनेगा जो महफूज होगा, उसके लिए बहुत बड़ी रकम दरकार है। सबसे पहले लेकिन तो हम ये तो कर है सकते ना, हैं, रकम की बात सेकंड हम है। ये तो बिल कर कितना सकते है? हैं कि जहाँ खंबे हैं, आपका बिल कितना सबसे है? पहले नियत होती है, फिर प्लानिंग नहीं, होती है, नहीं, फिर आमिर भाई, आपकी आपका बिल रकम कितना आती है? है। मेरा 23,000। तो ये इसी तरह के हालात हैं। ये 3 लोग रहते हैं घर में, तो 23,000 रुपया बिल है। तो हर घर को जब आप इतने बिल दे रहे हैं, इतने पैसे हमसे ले रहे हैं, इतने टैक्सेस ले रहे हैं, तो उनको यूटिलाइज़ करें ना। आवाम से लेके आवाम पे ही खर्च करना होते हैं। आप बिल की मद में तो इतने पैसे ले रहे हैं, फैसिलिटेट क्या कर रहे हैं? हर बारिश पे 4-6 लाशें दे रहे हैं। आपको पता है पिछली बारिश में भी 6 लोगों की डेथ हुई, इस बारिश में अच्छा, भी 4 मुझे लोगों ये की death हुई। बताएं कि डेथ्स हो जाती हैं, क्या कभी आज तक कार्रवाई की गई नहीं, है इसमें किसी कार्रवाई लेस्को किसके हुक्काम के? खिलाफ? वो ये जो तो कहते हैं कुदरती तौर पे आफात है, बारिश ये है, कुदरती ये आफत नहीं है, बस सॉरी से वहाँ पे जो तारें ये गिरी ना हुई हैं, तो कुदरती किसी आफत। लेस्को के मैं बंदे को मुझे- आज तक मैं आपको पकड़ा गया? बात ये बताऊं, शादी मुझे- हाल की दीवार गिरी थी। आप एक डीआईजी हैं, एक डीआईजी हो गए। वो कहते हैं मैं एएसपी होता था, तो मैंने लेस्को वालों को फ़ोन किया और बिजली काट के ले गए थाने के लिए। तो मैंने उनको कहा कि भाई आके ना तो ये कनेक्शन लगाएं, ये मेरा घर नहीं है या मेरा दफ्तर ज़ाती नहीं है, कि ये सरकार का दफ्तर है, वो पेमेंट आ जाएगी और आपको ही शिफ्ट होनी है। तो उन्होंने कहा जी कि वो नहीं उन्होंने की ना। तो हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा। जैसे ही एक बारिश हुई और उसके बाद एक डेथ हो गई उसी इलाके में अनफॉर्चुनेटली, वो कहते हैं हमने लेस्को पे एफआईआर दी, इनके बंदे उठाए। कहते हैं एक तो उसके बाद बिल्कुल ये सीधे हो गए, फिर उसके बाद उन्हें करंट नहीं आने दी किसी भी। तो अब बंदे खुद बंदे उठाएं, तो अब यही ये हल है हमारे पास। आमिर भाई तो इस तरह सपोर्ट कर रहे ये हैं। है वो मामला। मैं सपोर्ट किसी को भी नहीं करता हूँ, मैं तो सीधी बात करता हूँ कि इसके लिए नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर अब बन गया, क्या अब वो खराबी हो गई, अब आगे उसके कोई उसका हल है, उसका हल है, उसकी उस कोई पे मैया से अरबों बात रुपए लगने करें। हैं, वो क्यों नहीं लगाए जा रहे? मैं तो सीधी बात कहता हूँ। पहले तो मैं हमेशा सही साहब ये बात कहता हूँ कि ये जितनी कंपनीज हैं इनको सूबों के ज़ेरे इंतज़ाम कर दिया जाए। ये एक तजवीज़ भी है और उस पर अमल दरामद जल्द, जितना जल्द हो जाएगा उतना अच्छा हो जाएगा। देखें, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ पे जितनी कंपनी हैं, लेस्को है, मेप्को है, फेप्को है, सेप्को है, सारी कंपनीज जितनी हैं, ये जब सूबों के ज़ेरे इंतज़ाम आ जाएंगी तो वो चेक एंड बैलेंस होगा वहाँ इनके पर ऊपर। एक बड़ा ज़बरदस्त चेक एंड बैलेंस वोट के ज़रिए होता है। एग्जैक्टली। इलेक्टेड गवर्नमेंट साथ, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को पता है कि उन्होंने वोट लेना और है। फिर मजे की बात यह है बहुत कि आमिर सारे भाई रहते मसाइल हैं जो हैं। सोसाइटी में, आमिर भाई रहते हैं सोसाइटी में, कुछ ना कुछ सोसाइटी वाले ज़रूर फैसिलिटेट करते हैं। बिल्कुल ऐसी। लेकिन दूसरा जो कल्चर है ना, जो हमारे जैसे लोग जो रूटीन के इलाकों में रहते हैं, आप लेस्को वाला बुला लें, आप वासा वाला बुला लें, आप वो LWMC वाला बुला लें, आप किसी भी सर्विस देने वाले इदारे को बुला लें, वो लोग पहले तो आते ही नहीं। अगर आ जाएं फिर वो काम करके ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे पता नहीं बिल्कुल मस्कीन है, और 1000-2000 रुपया लेने के बगैर वो जाते ही नहीं। ऐसा लगता है कि उनका हक है। उनको हम ये कह ही नहीं सकते कि भाई हम आपको इतना बिल दे रहे हैं, आप इतना टैक्स दे रहे हैं, आप फैसिलिटेट क्या करते हैं? चाय पानी लेते हैं। तो चाय पानी जरूर लेते हैं। अगर चाय पानी ना चाय दें, पानी होता है, बिल्कुल चाय होता है। पानी आप ना दें, जितने मर्जी असर और रसूख वाले हों, वो आपके काम के लिए टाइम पे आएंगी नहीं। आप 100 कॉल करवा लें, आप जिस पहले तो तरह- कॉल नहीं उठाते ना, ये तो बहुत ही वो- कोई वो जादू उठा- नाज़िरी होता है कि अच्छा, कॉल आप- उठ जाए, आपकी फोन नंबर मिल लोड जाए। शेडिंग हो जाए जो गैर मामूली हो, यानी मामूल से हट के हो, आप लेस्को के नंबर पे कॉल करके जितना देखें, मर्जी कॉल कर लें, वो बिजी होते हैं। बिजी होता है। फोन उठा के मैंने साइड पे रखा ये होता है। सर्विसेज हैं। फिर मसला ये है कि आप किसी को बता नहीं सकते किसके पास फरियाद लेके। वो फोन को उठा के वाली पुरानी बात हो गई। अब हर बिल के ऊपर एसडीओ और एक्शन का नंबर छपा होता है, वो हर भी बिल बंद के होता ऊपर। है। वो भी अटेंड नहीं करते। अच्छा, वो Out of दोनों reach। अटेंड नहीं करते हैं। जब आप पर हालात इस तरह के बने, मैं सही कह रहे हैं साई साहब कि जो मैं क्योंकि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहता हूँ, तो शायद वहाँ पे इंतज़ाम बेहतर है बाकी इलाकों से, लेकिन बाकी इलाकों का भी इंतज़ाम भी है। मैं तो एक बात कहता हूँ कि लेस्को की फजूल खर्चियाँ ख़त्म करनी चाहिए। क्यों लेस्को चीफ की तनख्वाह जो है वो 60 लाख से ज़्यादा है? किस बात का वो रोज़ाना का 2-2.5 लाख रुपया इस कौम से ले रहा है रोज़ाना का? और क्या हालात लाशें देखें देने के आप, लिए ले उसी रहा है? महकमे के देखें। ये सूबों को मुंतकिल करें, इनकी पावर्स, ये फिर सीधे होंगे, फिर इन पर कोई वजीर होगा, कोई इनके ऊपर और ये सेक्रेटरी बेसिक होंगे। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ अच्छा, है, फिर बिजली, जो वजीर पानी। होंगे, जो चीफ मिनिस्टर होएगा, उसको पता होएगा कि उसने वापस अवाम में जाना है। अवाम नहीं फिर उनको माफ़ करते, अवाम उनको बदला उनका वोट के ज़रिए लेते हैं। तो जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, ये नारा था मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का। इस पर अमल करना चाहिए। ये लेस्को, मेप्को, फेप्को, सेप्को जितनी हैं, ये सबको आपको पंजाब गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तब ये जाके मामला ठीक होंगे। इसका एक तरीका उन्होंने निजकारी की सूरत में ढूंढा था कि जिनकी निजकारी कर दी जाए, गवर्नमेंट पैसे ले ले, वो भी गलत है। मैं कहता हूँ जी सरकारी मुलाजम है,
एक सरकार से दूसरी सरकार को उनको मुंतकिल करते हैं, आप देखेंगे हालात बेहतर होना शुरू। ये एसडीओ जी लेस्को मुअत्तल कर दिए गए जब ये खबर आई है, 4 घरों के लोग, 4 बच्चे चले गए आपके मुख्तलिफ इलाकों से। ये एक बहुत बड़ी, अगर मैं कहती हूँ कि अगर लाहौर में ये इतनी आम चीज़ हो गई है, अगर आप कहीं बाहर जाएं और आप इस तरह की कोई खबर सुने तो वो एक पूरा दिन जो है वो सोगवार गुजरता है पूरी कौम के लिए कि ये क्या हो गया हमारे बच्चे थे पास, हमारे बच्चे थे। मैं तो आपको बताया, लेकिन हम इतने बेहिस हो चुके हैं। रिदा ये देखें, ये हम आज आके जब एसडीओ को मुअत्तल कर दिया है, एसडीओ को बाद में वो बहाल हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल बहाल हो जाएंगे, ये थोड़े दिनों कुछ के लिए दिनों हो के लिए सकता है, होता इससे है। बेहतर सर्कल में चले जाएंगे। एग्जैक्टली, अच्छी पोस्ट हो पे सकता अच्छी है पोस्ट पे चले जाएंगे। अच्छी पोस्ट पे चला ये जाएगा। अब तो यहाँ पे लगा होगा तो उसके बाद ये मेहनत करेगा और किसी अच्छी जगह पे चला जाएगा, क्योंकि ये इससे भी बेहतर जगह है। और ये तो यहाँ में इनके कमाई के, चूँकि गर्मी के दिन है, इन दिनों में बिजली चोरी होगी तो ज़्यादा मामला बेहतर होंगे। कुछ हमारी चीज़ें इतनी, कल्चर हमारा इतना ख़राब हो चुका है कि ये लोग जब मर्जी इनको मुअत्तल कर दें, ये सर्विस में वापस आते हैं, चाहे जितनी मर्जी इनकी कोई कोताही हो, किसी इनकी अदम फ़र्ज शनासी हो, किसी भी काम में। मैं तो इस चीज़ में इतना डेस्परेट हूँ कि आपको कुछ मिल ही नहीं सकता गवर्नमेंट के किसी इदारे से। आप जो मर्जी कर लें, पुलिस से आपको इंसाफ नहीं मिलता। आपके इलाके की सफाई होनी है, टाउन आपको सपोर्ट नहीं करेगा। वो रूटीन का एक बंदा आएगा, वो झाड़ू पकड़ा होता है, उसने ऐसे ऐसे दरमियान में से करके चला जाता है, और डस्ट उसी तरह पड़ी है, कूड़ा और कचरा उसी तरह पड़ा हुआ है। जब तक महीने का 500-1000 रुपया नहीं देंगे वो पता नहीं है थोड़े बहुत मामला चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं इसमें? ये अल्लाह ताला की तरफ से चल रहे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से चल रहे हैं। अल्लाह ताला ने सिस्टम अगर बंदों पे होता तो ये ना चलते। वो जो हम कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने बंदे पैदा किए हैं तो वही इस सिस्टम को लेके चल रहा है, तो वही लेके चल रहा है। बाकी तो अदारे जो हैं वो अपना काम अगर करेंगे तो ये सिस्टम भी ठीक होगा, हमारा शहर भी साफ़ होगा, इस तरह जानों का ज़या भी नहीं होगा, लोगों को इंसाफ भी मिलेगा। अब तो आपकी तनख्वाहें भी बेहतर हो गई, आपको पैसे भी मिलने अच्छे शुरू हो गए। अब तो आपके वो बहाने भी ख़त्म हो गए कि सरकारी मुलाजम की उस तरह तनख्वाह नहीं है जिस तरह प्राइवेट फर्म में काम करने वाले लोगों की है। अब तो हमसे ज़्यादा उनकी तनख्वाहें हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप काम नहीं कर रहे तो फिर ये अमानत में ख़यानत कर रहे हैं, आप हमारे सोच से शर्म का मुकाम है। शर्म तो आती नहीं, शर्म तो आती नहीं है, शर्म तो आती नहीं है। 10-10 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, और जिसको 2 गाड़ियाँ लो हैं, आप चेक करें 3 से 4 गाड़ियाँ उनके घर में हैं। आपको ड्राइवर दिया गया है कि आपको घर से पिक करके ऑफिस लेके आए, फिर ऑफिस से पिक करके घर छोड़े, वो गाड़ी तो आप इस्तेमाल कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ भी आप पूल से भी 2-3 गाड़ियाँ बड़े साहब के घर में होती हैं, बाजी ने फलां जगह पे जाना है, बेटे ने फलां जगह पे जाना है, बच्चों ने फलां जगह पे जाना है। तो ये कल्चर खुदारा, इस पे गरीब पे तो आपका चेक एंड बैलेंस है, अमीर पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ना कोई लास्ट ऑप्शन बचती है जो कि जिस पे हमारा मुल्क। वो कल एक बड़ा अच्छा किसी ने तस्वीर सोशल मीडिया पे लगाई थी कि जो कर्जे देने वाले हैं वो साइकिल पे घूम रहे हैं, जो हमारी तरह कर्ज लेने वाले मुल्क हैं हम बड़ी बड़ी गाड़ियों पे घूम रहे हैं। तो आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो आपका बहुत सारा खून पी जाती है और बहुत सारे आपके सोर्सेज खा जाती है, और वो जाहिर भी पैसे वही खा जाते हैं, वो जाहिर भी नहीं होने देते। वो सियासतदानों को गंदा किए जाते हैं। आप चेक करें ना कि यहाँ पे कितने सरकारी अफसरान जो हैं उनके पास कौन कौन सी रहायशगाहें हैं, कितने कितने कनाल पे मुहित हैं, कौन सी गाड़ियाँ हैं उनके पास, जब तक और उनकी वर्किंग क्या है, नहीं और ये इनपुट है गवर्नमेंट का, और आउटपुट जो है वो साहब क्या दे रहे हैं। ऐसा ही है। नेक्स्ट खबर की तरफ हम चलेंगे। ये तो एक यही है कि खबर आती है, इंतहाई अफसोसनाक कि 4 बच्चों की जान गई है जी कल, और एक एसडीओ को मुअत्तल कर दिया गया है, कहानी ख़त्म कर दी गई है। मतलब इट्स अनइमेजिनेबल कि हम किस तरह की जगह पे रह रहे हैं, किस तरह के इदारे हैं जो हमारे काम कर रहे हैं, और किस तरह से ये मुल्क चल रहा है। खैर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू द शो। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि शहरियों को नाकों पर ही अब लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस बना के दिए जाएंगे, और शहरियों को जुर्माना नहीं किया जाएगा बल्कि उनको लर्नर्स लाइसेंस बना के दिया जाएगा। इंतहाई अच्छा इकदाम है। आमिर भाई से पहले बात करेंगे इस हवाले से। हमें बताइएगा कि अब जुर्माना नहीं किया जाएगा और लर्नर्स ड्राइवर लाइसेंस बना के दिया जाएगा। वो घरों में जाके लाइसेंस दे के भी आ जाए। इन्होंने ट्रैफिक की वायलेशन करनी ही करनी है। ट्रैफिक सेंस नहीं है हमारे पास, क्योंकि ट्रैफिक सेंस ना होने की वजह से ही लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, गाड़ी में बैठे सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। अगर गाड़ी की अल्लाह तौफीक दे देता है, मोटरसाइकिल लेने की तौफीक दे देता है, लाइसेंस नहीं बनवाते हैं। तो आप जो मर्जी इकदाम कर लें, मेरे ख्याल से आपने बात बिल्कुल ठीक की कि बहुत अच्छा इकदाम है, ज़बरदस्त है कि लोगों के लाइसेंस बन जाएंगे। जिनका चलान होता है वो नहीं होएगा, लेकिन उनको ड्राइविंग कौन सिखाएगा?
इनको रोड के ऊपर गाड़ी लाकर किस तरह दूसरे लोगों की जान को बचाना है ये कौन सिखाएगा, अपनी जान को कैसे महफूज बनाना है ये कौन सिखाएगा, एहसास इनको ये जिम्मेदारी लर्नर कौन डालेगा इनके अंदर? देखें, जब तक आप बाकायदा ड्राइविंग स्कूल्स जो ऑथराइज्ड हैं, वो वाले ड्राइविंग स्कूल्स नहीं कि जिनकी गाड़ियां हम देखते हैं कि वो खुद भी उनके पास लाइसेंस नहीं होता तो खवातीन चलाना सिखा रही होती हैं। घरों में आके हमने चलाना बहुत सारे इस सिखा रही पे होती हैं। प्रोग्राम्स भी किए, बहुत सारे किए। वो उड़ती हैं, उनको स्टीयरिंग पकड़ना आता है, उनको गियर literally लगाना खुद नहीं आता गाड़ी है, चलानी आ रही तो होती। खुद भी चलानी नहीं आती तो वो लोगों को सिखा रही होती है। जब तक आप ऑथराइज्ड कंपनीज को डिक्लेयर नहीं करेंगे जो कि ड्राइविंग सिखाएं, उसके बाद आप लाइसेंस जारी करें। और जिसके पास लाइसेंस फिर नहीं है तो उसको फिर सज़ा दें, कोई 1 माह की, कोई 10 दिन की, कोई 15 दिन की जेल काटे वो, ताकि उसको एहसास हो कि उसने ना ड्राइविंग सीखी है, वो सीधा आया है, उसने स्टीयरिंग पकड़ा, एक उस्ताद रखा, जैसे मेरे उस्ताद साई साहब हैं, इस तरह के उस्ताद बड़े रखे। साई साहब हैं, उनके पास जाएंगे। नहीं, उनके पास मैं क्यों जाऊँ, आपके पास ही रहूँगा। अच्छा, ये वो लोग हैं, हत्ता कि आप तो ये कहती हैं बात, मैं तो ये कहता हूँ जो आपकी बसेस जो जिनके ऊपर 42 से 45 लोग सवार होते हैं, खानदान सवार होते हैं, नहीं होते, वो लाइसेंस छोड़े, वो ट्रेंड ड्राइवर नहीं होते, उन्होंने उस्तादों से काम सीखा होता है। वो बच्चा आता है हाकर बन के, वो जो उन्होंने बोर्ड पकड़ा होता है सहीवाल मुल्तान, सहीवाल मुल्तान, ये वो वाले लोग हैं। उन बच्चों को फिर आहिस्ता 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 स्टेयरिंग पर बैठना सिखाया जाता है। उसके बाद चल बच्चे ले जा गाड़ी, ना उनको एथिक्स का पता है, ना उनको पता है कि हार्न कहाँ बजाना है, कहाँ नहीं बजाना है। रोड सेंस है कुछ भी नहीं, रोड सेंस ना उनको, जो आप रोड साइड्स पे इशारे लगे हैं उनके मतलब पता होते हैं। तो इसके लिए बहुत जिसने भी कभी बस में ट्रैवल किया है ना, उसको इस चीज़ का अंदाजा है कि ये कितने 8, 10, 12 ऑथराइज्ड अदारे बनाए जहाँ से अगर आपके पास डिग्री है तो आपका लाइसेंस जारी होएगा, और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होएगा आपको 2 हफ्ते के लिए 3 हफ्ते के लिए बंद किया जाएगा। उस वक्त तक ये मामला ठीक है। रिदा जो कह रही है ना, किसी ने बस में सफ़र किया है, हमें तो नहीं लिखा होता कि आगे गड्डी तो बम ड्राइवर, वो यही तो इसीलिए लिखा होता है कि वो आगे गड्डी तो बम ड्राइवर, तो इसीलिए लिखा होता है कि वो जब रेस लगाते हैं तो वो सोचते ही नहीं कि कितनी कीमती जाने जो है वो इस गाड़ी में सवारियों के सांस रुके होते हैं। कल भी मैंने मोटरवे पे 4 बसेस का जो है वो हादसा हुआ है। तो कल के दिन में तो बहुत हादसा हुए, दूसरे इलाकों में भी हुए, कराची में भी, ये मोटरवे पे पेशावर के करीब, यहाँ बहुत सारे ओवर स्पीडिंग और अनफॉर्चुनेटली वो रोड सेंस नहीं। अभी भी मैं आ रहा था, आप यकीन करें कि सुबह सुबह जब आते हैं तो बंदे को बिल्कुल फ्रेश होकर घर से निकलते हैं, और आपको ये बाइकर्स जो हैं जितना ये जिच करते हैं, आपको फिर मजबूरन ऑफिस आते आते आपको गुस्सा चढ़ जाता है, हार्न देना पड़ता है, फिर बंदा सोच रहा होता है कि ये क्या पागल वाली हरकत है कि आपको पहले आप डिपर देंगे, आपको गाड़ी का रास्ता नहीं देगा फास्ट ट्रैक पे ना, किसी सूरत में नहीं देंगे। उसके बाद आप हार्न देंगे तो वो आपको देखेगा, फिर बाइकर्स आपको देख रहे होते हैं कि ये पागल है, तो भाई किसी को जल्दी होती है, कोई इमरजेंसी फिर आपसे फोन यूज कर रहे हैं, आप चल रहे हैं और रोड क्रॉस कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, इधर भी नहीं देखने की तौफीक थी। रोड पे अंडरपास क्रॉस करके जब सर्विस लेन पे होना था तो एक भाई साहब से बड़ी सी गाड़ी में बैठे थे, अब उनके पीछे हम कुछ 15-20 गाड़ियाँ खड़ी थी, लिटरली वो 5 की स्पीड से ऊपर नहीं गए, उन्होंने टर्न लिया बड़े आराम से, कोई पीछे हारन दे रहा, जो मर्जी कर रहा वो नहीं देख रहे, उन्होंने पूरा 1.5 मिनट ज़ाया किया। हम शान में फ़र्क समझते हैं किसी को रास्ता तो जो आमिर भाई बात कर रहे थे कि कोई इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सारे काम जो हैं वो अदारों के भी नहीं हैं। उन्होंने पुलिस ने पिछले कई साल पहले के ये पॉइंट सिस्टम बना के भेजा हुआ है, इस पर कैबिनेट कमेटी की जानब से अप्रूवल चाहिए, वो अभी तक नहीं दी गई, क्योंकि जब पॉइंट्स कटेंगे आपका लाइसेंस सस्पेंड होगा, फिर जब आप ये इख्तियारात देंगे कि लाइसेंस आपका सस्पेंड है, आप गाड़ी नहीं चला सकते, फिर आपको सज़ा होगी, फिर आप एहतियात करेंगे, वायलेशंस कम होंगी, आपके चलान कम होंगे, आपकी सड़कें बेहतर होंगी। वन वे देखें, जब से हेलमेट पे 2000 या 5000 का जुर्माना हुआ है ना, हाँ जी 5000 का हो गया, 5000 का हो गया, अब आप देखें कि आपको बहुत सारे बाइकर्स जो हैं वो हेलमेट में नज़र आ रहे हैं। जब एक दफ़ा पुलिस ने प्रॉपर कंपेन लॉन्च की थी, इसकी आगाही की बहुत सीट बेल्ट की कंपेन लॉन्च की थी, तो मुझे याद है कि हर बंदा ये बेल्ट पहन के बैठता था, उस दौर की हमें भी आदत है कि अब बेल्ट लगा के बैठते हैं ना। तो असल बात ये है कि कुछ ना कुछ अदारों को सपोर्ट भी करना चाहिए। अब अगर सीटीओ जो कर रहे हैं, आईजी पंजाब कर रहे हैं, सीएम साहब, मुझे लगता है कि आगाही की जरूरत होती है, और आगाही रिदा इनको आ नहीं सकती ना, आप जो मर्जी कर लें,
आप किसी की स्कूल लेवल पे आगाही की जरूरत है, बच्चों को आप बेसिक बेटा कॉलेज स्कूल सिखाना पे बहुत शुरू थोड़े करें। लोग जाते हैं, बहुत थोड़े लोग स्कूल जाते हैं। जितने लोग सड़क पे जाते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्कूल का रुख नहीं करते। सही कह रहे तो हैं। वो कहते हैं कि ये गाड़ी वाला अगर इस वाले ट्रैक में जा रहा है तो मेरा भी राइट है, हालांकि उनको ये समझ नहीं आ रही कि गाड़ी का कि लेन मुख्तस की हुई है। आपके लिए मुख्तस किया है, यहाँ नुकसानदेह आपके लिए ड्राइव करना। तो ये चीज़ें मद्देनजर रखी जाएंगी। नहीं, किनार रोड पे आपने एक लाइन मुख्तस कर दी ना बस के लिए और मोटरसाइकिल्स के लिए। एग्जैक्टली। आप मुझे उस पर मोटरसाइकिल दिखा दें। आप जब किनाल पे जा रहे हो तो आपके आगे आगे मोटरसाइकिल वाला जा रहा होगा, जी। अपनी लेन में नहीं जाएगा। तो ये तो एक प्रॉब्लम है, ये मसला है, और इसका हल यही है कि हमें इसको बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए। दूसरा ट्रैफिक पुलिस का भी है, इनकी अपनी वेबसाइट नहीं आप आईजी पंजाब अभी में तक डायरेक्शन अपडेट दिया। नहीं है इनकी, पता है नहीं, आपको नहीं, 700 रुपये आप लिखा हुआ है चलान, अब आईजी करते ही पंजाब ने 2000 कहा रुपये है, वज़ीर आला पंजाब की जानब से डायरेक्शन दी गई थी कि इस सिस्टम को बेहतर बनाएं, लाइसेंस का जो प्रोसेस है इसको आसान बनाएं। जो भी वो लोग तो बनाया जा रहा है, उसमें तो हम चेंजेस देख रहे हैं। लेकिन स्कूल भी बढ़ाए जा रहे हैं, ड्राइविंग सेंटर्स भी बढ़ाए जा रहे हैं, 24/7 जो ये प्रोसेस भी किया जा रहा है। लेकिन फिर अगली बात ये है कि हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अब आप मोटरवे पे जाए ना, तो जब कलर कहार में एक वो इंसिडेंट हुआ था कोई 1 माह पहले 1.5 माह पहले, जो बस उल्टी थी जी बिल्कुल, तो उसके बाद उन्होंने सख्ती की और उन्होंने एक टाइम दिया है बस वाले को ना कि आपने पूरे 35 मिनट से पहले अगर आप आएंगे तो इसका मतलब है आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। वो इस्लामाबाद वाली साइड से हम उसमें मैं और आमिर भाई उस बस में थे। वो बस वाला बड़े आहिस्ता आहिस्ता चलता है और पूरे 35 मिनट में या 36 मिनट में वो अगली मंजिल। वो ग्रुप बनाते हैं नहीं हमारे भाई ग्रुप नहीं, मैं उसके बाद गाड़ी आगे, मैं अभी 3 दिन पहले आया। सही, मैं उसके बाद ड्राइवर को मैं पूछ रहा था, मैं कह रहा था कि आप इस स्पीड से ऊपर क्यों नहीं जा रहे। उसने कहा जी ये देखें हमें पंच किया है इसने पिछले वाले पॉइंट पे, अब मैं अगले पॉइंट पे जब अगर 35 मिनट से ये दूंगा और 35 मिनट से पहले पहुंचा तो मुझे फाइन हो जाएगा। तो वो 36 मिनट में हम वहाँ पे पहुंचे थे। तो ये चीज़ें अगर की जाएं और वहाँ पे चूँकि एनफोर्समेंट तो ठीक है, सख्त है। यहाँ पे इतने बाइकर्स हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं, वार्डन 100 में से 10 बंदों को तो पकड़ सकता है, 100 के। लेकिन साहिब साहब ये वो जिस तरह बचपन में नहीं चीज़ें बांटा करते थे लोग, वालों कुरियो बंडी दी चीज़ ले जाओ, और वो वाला हिसाब है। ये लाइसेंस ले जाओ, लाइसेंस से ज़्यादा ज़रूरी ड्राइविंग सेंस है। उसके लिए स्कूल इंस्टीट्यूशंस बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए ज़रूरत इस उम्र की है कि लोगों को उस वक्त तक कोई लाइसेंस जारी ना किया जाए जब तक उनके पास ऑथराइज्ड ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट ना हो। जो एक बेसिक एजुकेशन होती है ना कि ये लेन लाइन क्या होती है, लोगों को नहीं पता है क्या होती है, गिव वे क्या है, राइट ऑफ वे क्या है, राउंड अबाउट में पजल हो जाता है। आप अक्सर देखें, हाँ जी, उनको नहीं पता चलता। नहीं, इंडिकेटर कौन सा लगाना है इनको पता ही नहीं। रिदा आप अक्सर देखें कि आप एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते, वो आप इस बात को अपनी तौहीन समझते हैं। बहुत सारे लोग, ये आपको रोज आपको इस तरह की एक एग्जांपल आप सफर करें ना तो आपको नजर आ जाता है। देने के बाद उसी एम्बुलेंस के पीछे भगा देते हैं हम जल्दी पहुंच जाएंगे। एक तो वो अल्लाह के पास जाने वाला उस गाड़ी में वो जल्दी जा रहा है, तो दूसरा इसको जल्दी है, वो बिल्कुल साथ लगा देते हैं कि चले मुझे भी रास्ता, और उसकी वजह से आपस में टक्कर होने वाली होती है, अक्सर हो जाती है। आप देखें रेस्क्यू की गाड़ी को पिछले दिनों में कोई एक्सीडेंट हुआ था, किसी शहर में 2 डेथ्स हुई थी। तो ये चीज़ें हमें कुछ अपने तौर पे भी करना चाहिए, और उस पॉइंट से आगे निकलना चाहिए। रेड लाइट व्हाट डू यू से, वो इस तरह की कोई है, हमें अपने वो जो व्हाट डू यू से है ना वो उसको खत्म करें। काफी कंफ्यूजिंग इशारे होते हैं लोगों को। साहिब साहब ने तो कहा कितने लोग स्कूल जाते हैं, लेकिन चले जितने जाते हैं उनको तो ड्राइविंग सेंस पता चले ना, उनको तो बच्चों को जहन में हो। और मैं न्यूजीलैंड में था रिदा, जब मैं एक स्कूल के विजिट पे गया तो वहाँ बच्चों को, उनको नहीं पता था, हम तो वैसे ही देखने गए थे, तो वहाँ पे बच्चों को बाकायदा बताया जा रहा था कि उन्होंने रोड क्रॉस कैसे करना है, उसके लिए क्या एथिक्स हैं, जब गाड़ी आएगी तो आपने क्या करना है। तो स्कूल के अंदर वो पूरा इंतज़ाम मौजूद था, बाकायदा एक रोड बनाई गई थी, फुटपाथ बनाए गए थे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई थी। हमारे भाई वहाँ पे स्कूल के बच्चों के लिए एक बस होगी या वो बस नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, हर घर के मैं तो ड्राइविंग सेंस की और रोड इस्तेमाल करने की बात। आपका जो बच्चा है ना वो कहता है कि ड्राइवर को आप साइड पे बैठो, गाड़ी मैं चलाऊंगा, घर अब्बा जी को नहीं बताना। तो सेंस कौन देगा? सेंस तो तब आएगी ना जब आप स्कूल जाएंगे या सीखेंगे। आपका तो ड्राइवर ही आपका मास्टर है, जिसको खुद नहीं पता। आप देखें सबसे अनपढ़ लोग जो हैं वो ड्राइवर बनते हैं। अच्छा, इसमें चिंगची वालों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे कि नहीं? मुझे तो ये तो कोई खबर ही नहीं है ना, ये तो इस आप उसको जो मर्जी जारी नहीं जा रहा। चिंगची वालों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जो मर्जी जारी कर लें, उनको ना आप रोकते हैं। अरे भाई एक अच्छी खबर आई है, ये तो न्यूज़ हमारी होगी। पाकिस्तान की टेस्ट मैच कारकर्दगी और पाकिस्तान टीम ने टेस्ट मैच जीत लिया है।
अच्छा जीत ले, चलो जीत बहुत लिया अच्छा हो है, गया। बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे कल लिए। पाकिस्तान की टीम जो है उसने और कह रहे हैं टारगेट सऊद शकील की बहुत कम था, शानदार बहुत हाँ डबल बल्लेबाजी सेंचुरी थी। उसकी उसी ने बचाया। वो देखा जाए तो एक दफ़ा तो ऊपर वाले 5 खिलाड़ी 83 रन पे बाहर थे, जो आपके टॉप बैटिंग लाइन थी वो तो बाहर हो गई थी। लग नहीं रहा था कि ये इस तरह से बचेगा, लेकिन बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी जो है उसने मखदूद किया उनको 200 प्लस 200 प्लस पे, और फिर हमें 100 प्लस का एक टारगेट मिला जो आज हमने अचीव कर लिया। तो मेरा ख्याल है ये अच्छी खबर इन है तमाम बुरी क्रिकेट खबरों से। में एक और अच्छी ये खबर। सबसे अच्छी खबर है कि जो एशिया कप है उसके 9 मैचेस जो हैं श्रीलंका में, और शायद पाकिस्तान का और इंडिया का मैच भी श्रीलंका में ही होगा। तो श्रीलंका में जाकर खेलना सही। इन हालात में जब एशिया कप बिल्कुल सर पे है, बिल्कुल। वहाँ की आबो हवा, वहाँ की पिचेज, वहाँ की और फिर उनकी होम ग्राउंड इन्वायरमेंट पे है, उस इन्वायरमेंट को देखना मेरा खाली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बहुत फायदा होने इट्स अ वाला है। ग्रेट विन। तो अच्छी न्यूज़ के साथ हम ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक में डिस्कस करते हैं मैच के हवाले से। दोबारा से अपनी नेक्स्ट टॉप स्टोरी के साथ हाजिर होंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक और अच्छी खबर शामिल करेंगे लाहौरियों के लिए। एक गुड न्यूज़ है और यह है कि जी रिंग रोड SL3 को विफाक से आखिरी मंजूरी मिल चुकी है। आफ्टर सो मेनी इयर्स 2018 से आमिर भाई इस पर काम रुका हुआ था और फाइनली मंजूरी दे दी गई है। किस तरह से फ़ायदेमंद होगा लाहौरियों के ये लिए? बहुत अच्छा है क्योंकि रिंग रोड जो है वो अड्डा प्लाट तक तो आती है जी। अगर आपने सफ़र किया है तो आप पूरा घूमते हैं। रावी से शुरू होती है बंद रोड से, और शुरू होकर वो फिर वो एंड तक जाती है अड्डा प्लाट तक, लेकिन उससे आगे उसका लिंक मौजूद नहीं है जो कि मुल्तान रोड तक आना था। उसकी वजह से सारी ट्रैफिक को एक दफ़ा रायविंड रोड पर उतरना पड़ता है, और हुसूसन जिन दिनों में वहाँ पे इज्तिमा होता है रायविंड में, उन दिनों में ट्रैफिक का शदीद दबाव होता है। ये 2016 को ये प्रोजेक्ट आया था, 2018 तक इस पर कुछ काम हुआ, कुछ पेपर वर्क हुआ, लेकिन उसके बाद ये काम रुक गया। तो मैं ये समझता हूँ कि निगरान हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उसने इसका PC1 ना सिर्फ ख़ुद मंजूर किया बल्कि एक्निक से भी उसके पैसे मंजूर कराए, और उसके बाद जो है वफाकी गवर्नमेंट से भी मंजूरी ले ली गई है। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर अच्छी खासी रकम सर्व की जाएगी। लेकिन आप इसकी सहूलत चेक करें कि ये जो आपका अब ग्रेटर लाहौर, मैं इसको लाहौर तो अब रह नहीं गया, पहले अंदरून लाहौर था तो उसके इर्द गिर्द सर्कुलर रोड हुआ करता था। उसके बाद जब लाहौर की आबादी बाहर निकली, देहात को भी हमने शहर का बना लिया, तो एक बड़े रिंग रोड की ज़रूरत थी, एक बड़े सर्कुलर रोड की ज़रूरत थी, गोल दायरे की ज़रूरत थी कि आप जहाँ पर उतरना चाहें आप उतरें और आप अपनी मतलूबा जगह पर कम वक्त में पहुँच जाए सहूलत के साथ, ताकि आपकी शहर के अंदर की ट्रैफिक जो है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं समझता हूँ इसको जितनी जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। अभी तो वैसे बहुत ही तखीर हो गई, कहाँ 2018 और कहाँ 2016 को तो मंजूरी हुई थी। फाइनली आपको टाइमलाइन है? ये मेरा ख्याल है CM साहब इस साल में इसको मुकम्मल करवाएंगे। लेकिन असल बात ये है कि जितने काम सियासी लोगों करने वाले हैं वो निगरान गवर्नमेंट को करने पड़ रहे हैं, और जो भी सियासी गवर्नमेंट है ना तो वो इस तरह फोकस करती है। आप देखें कभी किसी CM ने इतने विजिट्स किए हों किसी हॉस्पिटल्स के, किसी तरक्याती मंसूबों के, हम दिन रात देख रहे हैं जो काम कई सालों से जो काम सियासी गवर्नमेंट 3-3 साल में मुकम्मल कर रही थी, 2-2 साल में मुकम्मल कर रही थी, वो मौजूदा गवर्नमेंट ने 3-3 माह में मुकम्मल किए हैं। और ये वाला जो मंसूबा है ये मेरा ख्याल है इसी साल में मुकम्मल होगा। ये अब इसकी टेंडरिंग होगी, टेंडर होगा तो उसके बाद डेट उसके बाद डेट निकलेगी क्या होगी। ये अभी तो निशानात लग रहे हैं, जितना जल्द मुकम्मल कर जाए ये गवर्नमेंट हो या आने वाली गवर्नमेंट कोई भी हो, इसको मंसूबे को मुकम्मल करें। रायविंड रोड पर जो इस वक्त ट्रैफिक का दबाव है वो भी कम होगा, लोगों को कम वक्त में ज़्यादा दूर पहुंचने में आसानी होगी, और लाहौर को इस रिंग रोड के मुकम्मल होने की अशद ज़रूरत है। आपकी हैवी ट्रैफिक जो है वो भी रिंग रोड के ज़रिए शहर से बाहर जा सकती है, मुल्तान रोड से, और फिर मुल्तान रोड से आगे कराची तक का सफ़र कर सकती है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ थी जिसको अब आके रियलाइज़ किया गया है, इसकी मंजूरियाँ ले ली गई हैं, PC1 बन गया है, और उम्मीद है जल्द इसकी टेंडरिंग होगी और किसी अच्छी कंपनी को, किसी 2 नंबर कंपनी को नहीं दिया जाएगा, किसी अच्छी कंपनी को नहीं। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो किसी अच्छी कंपनी को जाएगा। नहीं, हाँ, बहुत ऐसी कंपनीज को फिर ब्लैक लिस्ट भी किया आपने। ऑरेंज ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, खैर उन्होंने ब्लैक लिस्ट यहाँ पे किया तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में ठेका ले लिया, तो फिर उसका क्या किया जो खैबर पख्तूनख्वा में? यहाँ पे साइसा पैसों से बहुत सारे मसाइल हल होते हैं। वो
मैं हमेशा क्या कहता हूँ, वन विंडो ऑपरेशन है, कायदे वाली वन विंडो है, उसी का ऑपरेशन हो जाता है। लेकिन आपकी विंडो है, मेरे पास नहीं है नहीं, लेकिन ये अच्छा है, अच्छी सहूलत मिलने जा रही है और वाकई इसकी ज़रूरत थी ना मसाइल रिदा, हैं जो देखें बहुत ज़रूरत थी आपकी। सारी ट्रैफिक जो हैवी ट्रैफिक जिस तरह अमर भाई कह रहे हैं, बाकी भी आप बहुत सारी चीज़ों में अगर आपने यहाँ से किसी और जगह पे जाना है तो आप रिंग रोड को यूज़ करते हैं, तो इससे एक तो आपका सफ़र कम होता है, सफर टाइम कम बचता होगा, है, ट्रैफिक फ्यूल में बचेगा, जरूरत होगी, रश फ्यूल कम बचेगा। होगा। बिल्कुल शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है, एक अच्छा इकदाम है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अली साहिब और आमिर रज़ा हमारे साथ थे। तो वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और अब कल जिसका बर्थडे है, आपकी स्क्रीन्स पर इस वक्त नंबर मौजूद है, आपने अपना नाम और प्यारी प्यारी सी पिक्चर सेंड करनी है और मैं और हमारी टीम जो है आपको कल इंशाल्लाह ज़रूर विश करेगी। और अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। मौसम आज खासा सुहाना है और मौसम के हवाले से मज़ीद क्या पेश गोई की जा रही है वो आपको बताएंगे टुडेज़ वेदर में। तो अब चलते हैं मायदा की तरफ जो कि हमें मौसम का मज़ीद अहवाल बताएंगी। जी मायदा। जिस तरह से स्क्रीन पर आपको मौसम देखने में नज़र आ रहा है, शहर में आज जो है वो अभी इस वक्त बादलों का राज है और कहीं कहीं जो है वो सूरज की हल्की हल्की किरणें, सूरज भी अपनी बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है। बादलों का बसेरा तो इसी तरह से शहर भर में आज रहेगा और बारिश के अमकानात भी महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किए गए हैं। 40% अमकान जो है वो बताए गए हैं कि क्योंकि जैसे सबको पता है कि मानसून का तीसरा स्पेल जो है वो शहर में दाखिल हुआ है और जिसके बायस जो है वो वक्फे से बारिशें भी शहर में देखने में नजर आएंगी। तो तीसरे स्पेल को जिस तरह से देखा जा रहा है, कल की अगर बात कर ली जाए तो कल जिस तरह से शहर में तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई और कई इलाकों में तो बिल्कुल बारिश का नामो निशान भी नहीं था, उसी तरह से आज जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया ये जा रहा है कहीं पर बूंदाबांदी देखने में नजर आएगी और कहीं पर तेज़ बारिश आज भी रिकॉर्ड की जाएगी और वो भी 40% अमकानात के साथ। लेकिन अभी जो ओवरऑल मौसम महसूस किया जा रहा है, जहाँ पर बादल हैं वहीं पर सफोकेशन बहुत ज़्यादा है, जिसके बायस शहरियों को भी थोड़ी मुश्किलात का सामना है क्योंकि जब हवा जो वक्फे से चल रही है वो जब थम जाती है तो अच्छा खासे हमारे शहरी जो है वो पसीने में शराबूर नज़र आ रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर बात कर ली जाए टेम्परेचर की, तो मौजूदा टेम्परेचर इस टाइम जो है वो 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आज 35 या 30 तक जाने के अमकानात भी जाहिर किए गए हैं। लेकिन ओवरऑल मौसम आज इसी तरह से रहेगा, शहर में बादल छाए रहेंगे और बारिश के अमकान जो जाहिर किए गए हैं उसका शहरियों को बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कि कब अब्रे रहमत हमारे शहर में बरसे और शहरी इस मौसम को मज़ीद इंजॉय कर सकें। ठीक है मायदा, बहुत शुक्रिया। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। आज हमारा बहुत अहम टॉपिक है और हमारे गेस्ट हमारे साथ होंगे, आपने हमारे साथ रहना है और ब्रेक के बाद दोबारा से वापस आएंगे। वेलकम बैक। तो हम बात करेंगे आज इंतहाई अहम टॉपिक पे जो कि है बच्चों का रेप और जिनसी तशद्दुद। ये एक ऐसा मसला है जो हमारे इर्द गिर्द मंडला रहा है, लेकिन हम इसको डिस्कस करने के लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं और इसकी वजह समझ से बालातर है। इट्स स्टिल अ टबू टॉपिक फॉर अस, लेकिन हम ये समझते हैं कि दूसरों के बच्चों के साथ तो ऐसा हो रहा है लेकिन हमारे बच्चे शायद इससे महफूज हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। खुदा ना खास्ता आपके बच्चे भी इसका निशाना बन सकते हैं, लेकिन आपको अपने बच्चों को महफूज बनाना है। इसको देखना है कि क्या वो एहतियाती तदाबीर हैं, किस तरह से अपने बच्चों को समझाना है, अपने इर्द गिर्द के जो इन्वायरमेंट है उसमें अपने बच्चों को किस तरह से महफूज रखना है। ये सारे टॉपिक के अंदर जो चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। हमारे वेरी ऑनरेबल गेस्ट हमारे साथ हैं जिनसे हम जानेंगे कि मुआशरे में ये जो एक घिनौना क्राइम बढ़ता जा रहा है, इसकी आखिर वजह क्या है, क्यों ये मानना इतना मुश्किल हो गया है कि हम इस तरह की एक सिक सोसाइटी में रह रहे हैं, और इसको टॉपिक को डिस्कस करना हमारे लिए इतना अनकंफर्टेबल आखिर क्यों है। ये हम अपने गेस्ट की तरफ चलेंगे और हमारे साथ हैं बैरिस्टर अमरत जो कि एक माहिर कानून है और उनके सोशल एक्टिविस्ट नायाब गौहर जान जो कि डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हैं। तो सबसे पहले बैरिस्टर अमरत का हम रुख करेंगे और आपसे पहले तो वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत एक अहम टॉपिक है और एक रिपोर्ट आई उसके बाद ये एक इंतहाई इट्स सिकनिंग फॉर द माइंड कि ये क्यों हो रहा है और ये हमारे बच्चों के साथ हो रहा है। और उस रिपोर्ट के मुताबिक रवा 4 माह जो थे इस साल के, उनमें जो बच्चे थे 50% से ज़्यादा बच्चे, ना कि बच्चियाँ, जो कि एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ
कि बच्चियों के साथ इस तरह के वाक़यात होते हैं। 50% से ज़्यादा बच्चे थे जो कि निशाना बने रेप का। तो क्या वजह है इसकी, और क्या हमारे पास बताइएगा आप कि कौन से कानून मौजूद हैं, क्यों उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, क्यों इस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो और हैविंग अस ऑन योर शो, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा बात नहीं की जाती और बल्कि करनी चाहिए। अब का जो ज़माना चल रहा है इंटरनेशनली भी अगर आप ये देखें तो इन टॉपिक्स के ऊपर खाली बातचीत नहीं होती है बल्कि इनके ऊपर काम किया जाता है। हमारे यहाँ पे अभी भी इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात करना ही एक बहुत बड़ा टैबू है। एग्जैक्टली। हाउएवर एक मसला एग्जिस्ट करता है, अब जाहिर सी बात है हमने उसके सोल्यूशन की तरफ जाना है। मसला क्यों एग्जिस्ट करता है? देखिए रिदा, इसमें बहुत सारे रीज़न्स हैं। आपका सबसे बड़ा जो फोरमोस्ट रीज़न आता है, मुझे ये लगता है कि आपकी बचपन से ही कोई चाइल्ड ट्रॉमास होते हैं जो इन लोगों में भी बिल्ड होते रहते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। हमारे पास एक इस सिलसिले में एक मूवी भी आई थी जावेद इकबाल के नाम से, जो कि बैन कर दी, जो कि बैन कर दी गई। एग्जैक्टली, जो कि इस तरह के टॉपिक पे मूवीज बनती हैं, अगर आगाही देने की कोशिश की जाती है तो वो बैन कर दिया जाता है। एब्सोल्युटली। और अगर उस मूवी का, क्योंकि वो रियल बेस्ड स्टोरी थी, और अगर आप जावेद इकबाल की असल स्टोरी भी देखें तो उस इंसान को कन्विक्ट किया गया था और बिल्कुल किया गया था, और आगे उसके सजाएं भी लगाई गई थी। तो अगर इस तरह के जराइम के ऊपर अगर कोई चीज़ बनती है, आप उसको डिपिक्ट करते हैं, आप उसको दिखाते हैं आम लोगों को, और अगर उसके ऊपर जो उनके ऊपर सज़ा है वो मुलतवी किए जाते हैं, तो ये बल्कि एक एग्जाम्पल होता है, एक नसीहत होती है दूसरों के लिए भी। जहाँ तक इसके रीज़न्स आते हैं, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है बचपन के जो ट्रॉमास होते हैं वो इन लोगों के अंदर बिल्डअप हुए होते हैं स्पेशली। दूसरा, टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि इसमें कई लोगों की अपनी जिनसी चॉइस भी होती है, जिसके ऊपर हमें, मुझे पर्सनली ये लगता है, और एज ए सोसाइटी हमें काम करना चाहिए। और इस तरह के इंस्टीट्यूशनल मेंटल इदारे होने चाहिए जो कि आपके स्कूल लेवल पे भी होने चाहिए और आपके बाहर भी होने चाहिए, जो इस तरह के लोगों को अकोमोडेट करें। और अगर कोई इस तरह की हेल्प सीख करना चाह रहा हो, या अगर बचपन में से ही आपको किसी बच्चे के अंदर ये इस तरह की लग रही हो कि इसके अंदर कोई उस तरह के हैं सिम्टम्स, तो एज़ पेरेंट्स ना कि उनको खाली इस चीज़ को एक ये करना चाहिए कि अच्छा अब इस चीज़ को हम छुपा दें, इस चीज़ को हम ढका दें, जैसे कोई बहुत बड़ा इशू वाली बात है। इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, उस तरह के बच्चों को हेल्प लेके देनी चाहिए, ताकि कल को जब वो बड़े हों तो उनके अंदर ये इतनी चीज़ इंस्टिल ना हो जाए तो वो इस चीज़ को मज़ीद प्रैक्टिस कर सकें। इन चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली हमें एज सोसाइटी काम करने की ज़रूरत है, और इन चीज़ों को टैबू हटा के हमारे पेरेंट्स को भी और इंस्टीट्यूशंस को चाहिए कि इन चीज़ों को एक्सेप्ट करें। सेम क्वेश्चन फॉर यू नायाब, आप सिंस यू आर सोशल एक्टिविस्ट, आप क्या समझती हैं आगाही कितनी ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, सबसे पहले पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम माशरे में किसी भी जुर्म की बात करते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं। नंबर वन, हमें बात ये करनी है कि प्रिवेंशन कैसे हो सकती है। तो जब प्रिवेंशन की हम बात करते हैं तो हम रूट कॉजेज़ की बात करते हैं कि कौन से ऐसे अनासर हैं माशरे में जिनकी वजह से ये जराइम जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, और फिर हम क्योर की बात करते हैं जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट, कानून, सज़ा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर सबसे पहली तो बात ये है, जैसे आपने कहा कि हमें इस चीज़ के ऊपर से टैबू हटाने की ज़रूरत है। हमारे माशरे में और बहुत सारे दुनिया में बहुत माशरों में एक ये आदत है कि लोगों को ये लगता है कि आप अपने माशरे से या अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करते अगर आप माशरती जो बुराइयां हैं उनके बारे में बात करें। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आप अपने मुल्क से और अपने माशरे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अगर आप माशरती मसाइल के ऊपर बात करें और उनको हल करने की बात करें। तो फर्स्ट थिंग इज़ वी एब्सोल्युटली नीड टू रिमूव दैट टैबू। ये एक मसला है, इसको डिनाई करने से मुझे और आपको और किसी और को कोई फ़ायदा नहीं होगा। नुकसान जितना होना था वो हम देख रहे हैं, उसके क्या नतीजे। और जिस तरह हम बात करें, सेंसरशिप है माशरे में, बात नहीं की जाती, मीडिया पे इतना हाईलाइट नहीं किया जाता। आपस में जब हम फैमिली सेटिंग्स में बैठते हैं, क्योंकि फैमिली हमारा एक बहुत कोर इंस्टीट्यूशन है माशरे का, तो मुझे लगता है कि वालिदैन और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसको भी ओपन होने की ज़रूरत है। बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि जब हम ऐसी बात करते हैं कि बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में बताया जाए या कंसेंट के बारे में बताया जाए, तो उसके ऊपर भी एतराज़ात आते हैं। बिल्कुल इसमें कोई एतराज़ वाली बात ही नहीं है। एक बच्चे को ये आगाही होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा शख्स
उसके साथ उसको एक जिनसी तरीके से उसको हैंडल कर रहा है, तो बच्चे को हमें ये आगाही देनी चाहिए, इतना ट्रस्ट होना चाहिए हमें बच्चे पे कि वो अगर हमें आके खुल के ये बात बता सके। सो प्रिवेंशन के ये तरीके हैं कि पीडोफिलिया जो कि एक जहनी बीमारी भी है और साथ ही साथ सेक्सुअल वायलेंस जो है वो ओवरऑल पेट्रियार्की से भी रिलेटेड है, क्योंकि हमारे माशरे में जो जेंडर रिलेशंस हैं वो भी बहुत अनइक्वल है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें सबसे पहले तो टैबू तोड़ने की ज़रूरत है। अच्छा, ये एक रिपोर्ट के मुताबिक अदादुल शुमार क्योंकि मेरे सामने हैं, तो जो आई एम सो सॉरी, तफ्तीश में जो मालूम हुआ है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि ज़्यादातर 3 किस्म के जो मुल्ज़िमान हैं ना वो इन्वॉल्व हैं, और उसमें जी रिश्तेदार हैं, हमसाए हैं, फिर अजनबी हैं, और सबसे ज़्यादा उसमें रिश्तेदार आ रहे हैं जी। तो ये एक कितनी बड़ी चीज़ है कि अगर हम ये, जैसा कि नायाब आपने बोला है कि गुड टच और बैड टच का जब तक बच्चों को नहीं पता होगा, इट्स नॉट कि बच्चों को बाहर भेजना छोड़ दें, क्योंकि जो दुश्मन है मोस्टली वो आपके अंदर ही पाए जा रहे हैं, आपके ख़ानदानों में ही पाए जा रहे हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, जो कि हम उनकी निशानदेही नहीं कर सकते हैं। तो किस तरह से विद इन फैमिली बचा जा सकता है, जो हमसाए हैं, आना जाना हम बच्चों को नहीं रोक सकते हैं। बिल्कुल। तो जी। इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, इस रिपोर्ट का बिल्कुल आपने ठीक कहा, मेरे लिए तो एक्चुअली सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने वाला पहलू है ही यही, क्योंकि अक्सर लोगों को ये लगता है कि जो जिनसी तशद्दुद होता है, चाहे वो बच्चों के साथ हो, ख़वातीन के साथ हो, कि वो गैरों की तरफ से होता है। तो इसीलिए हमारा एक नी जर्क रिएक्शन ये होता है कि लोगों को डब्बों में बंद कर दो, घरों में बंद कर दो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन तहकीक हमें ये बताती है कि एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो जिनसी तशद्दुद है, हर तरह का जो वायलेंस है, वो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके ख़ानदान के लोग, दोस्त अहबाब, नेबर्स, उनकी तरफ से 55% से ज़्यादा वाक़यात बच्चों के हमसायों की तरफ से हुए हैं, क्योंकि एक्सेस की बात है। सो द थिंग इज़, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए कि इसका सोल्यूशन ये है कि आप जकड़ के रखते लोगों को और बाहर ना जाने दें। नो, ये कैसा माशरा हुआ कि जिसके अंदर लोग घर से बाहर नहीं जा सकते। अच्छा, जिनके अंदर अवेयरनेस है ना, वो बहुत डर चुके हैं, वो बच्चों को बाहर खेलने नहीं जाने देते। बिल्कुल। आई थिंक अगेन, जैसा मैंने ये कहा कि आपको मोहतात होने की ज़रूरत है अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों के साथ, नेबर्स के साथ। मुझे ये लगता है कि बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दें। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि जी आपको वो आके बता सके कि जी मामा मुझे आज फलाने नेबर ने बड़ी अजीब तरीके से मुझे हाथ लगाया या मुझे बहुत अजीब तरीके से देखा, हम उतने कॉन्फिडेंट हो गए अपने बच्चों से ये बात करने के लिए। तो बच्चों को ये आगाही दें, बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, बच्चों को इसके ऊपर स्नब ना करें, शन ना करें, उनकी बात सुने और उनको बताएं कि उनकी गलती नहीं है। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है शेम और विक्टिम ब्लेमिंग। बच्चों को ये लगता है, हर विक्टिम को ये लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी गलती है, और जब हम माशरे में इस तरह की डिस्कशन शुरू कर देते हैं कि ये वहाँ गया ही क्यों, या इसके माँ बाप ने इसको वहाँ भेजा ही क्या, तो और शेम आ जाती है लोगों के अंदर। सो सबसे पहले हमें इसमें से टैबू हटाने की ज़रूरत है, बच्चों को कॉन्फिडेंस दें। स्कूल्स के अंदर हमें ये डिस्कशंस खोलने की ज़रूरत है। मुझे बताएं, हम तीनों में से कौन ये कह सकता है कि हमारी स्कूलिंग लाइफ में हमें ये बताया गया था कि गुड टच बैड टच क्या होता है? नेवर एवर, टैबू, कभी डिस्कशन ही नहीं हुई। तो ये डिस्कशंस खोलने की ज़रूरत है, और ये बात बार बार हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि बाहर की दुनिया तो सेकेंडरी प्रॉब्लम है आपके लिए। इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके घर के अंदर, आपके ख़ानदानों के अंदर, आपके नेबर्स के अंदर क्या कुछ हो रहा है और आपको पता ही नहीं है। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि मुख्तलिफ कानून साजियाँ तो की जाती हैं, लॉज बनाए जाते हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद अगर होता हो तो ये सूरत हाल तो ना हो, तो कहाँ जाते हैं वो लॉज, कौन जिम्मेदार है इस सब का? देखिए दादा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और सबसे पहले तो हमारे पास पहले तो हम लोगों को अपने प्राइमरी सोर्सेज देखने चाहिए। पाकिस्तान पीनल कोड की अगर हम बात करें तो आपका 376 सेक्शन और 377 मज़ीद इसकी सज़ाएँ और इसके ऊपर कितना फ़ाइन आपके ऊपर लग सकता है, ये तो गिवन है।
दूसरी चीज़ आती है कि अभी आप लोगों के 2016 के अंदर भी सेनेट ने इस चीज़ के ऊपर बिल पास किया था जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर प्रॉपर लॉ बनाया गया था। KPK ने 2022 के अंदर इसके ऊपर मज़ीद चीज़ें डाली हैं कि किस तरीके से अंदर आप ये एबडक्शन भी जिसमें आ जाती है, पोर्नोग्राफी भी आ जाती है, जिसके अंदर आपके रेप विक्टिम्स भी आ जाते हैं, और अदर देन दैट जो आपके उनके ऑर्गन्स सेलिंग होती है ये भी उसी के अंदर ही मज़ीद तो आ जाती है। मुख्तस हैं इन सब के अंदर आपके लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अलावा आपके ऊपर 5 से 10 लाख की इसके ऊपर फ़ाइन अलहदा है जो आपकी बेस्ड है, और सज़ाएं आपकी उसके ऊपर भी बेस्ड होती हैं कि आपका जराइम कैसा है। हाउएवर बात आती है जो आपने बात की कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन तब होती है जैसे अभी नया आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अवेयरनेस नहीं है। जब आपके अंदर एक टैबू है, जब आपके साथ एक मसला है, यहाँ पे जब आपके कोई मसला इस तरह की चीज़ आती है ना, सबसे पहला इशू आता है इसके साथ ज़्यादती हो गई। पहली बात तो जो विक्टिम होता है उसको पहले ही लगता है कि मेरे साथ ज़्यादती हो गई है, मेरे साथ गलत हो गया, और उस चीज़ को छुपा दिया जाता है। जब एक चीज़ को छुपा दिया जाएगा, जब उस चीज़ को फैमिली ही एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपके मुआशरा ही नहीं एक्सेप्ट करेगा, आप उस चीज़ की कंप्लेन कहाँ जाके लिखवाएंगे? जब वो कंप्लेन सेल में आएगा ही नहीं, उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी? आप जो इन क्राइम्स, जिन रिपोर्टिंग की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये अभी कुछ फ़ीसद है, मेजॉरिटी तो इसमें रिपोर्ट ही नहीं होती है। 400 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हुए, जिसमें से 148 मुकदमात ख़त्म कर दिए गए विद इन 4 मंथ। एग्जैक्टली। क्यों ख़त्म किए गए? क्योंकि आपस में उनका वो हो जाता आपस में है, उनकी बिल्कुल हो जाती है, जो भी सेटलमेंट हो जाती है। एब्सोल्युटली। तो ये क्यों हम लोग इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट बात यही आती है अगेन कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, आगाही के अलावा मुझे ये लगता है जिन फैमिलीज़ के साथ ये होता है, टू बी ऑनेस्ट, शेम। बिल्कुल। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, शेम के अलावा रिदा, मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ पे पेरेंट्स के अंदर भी ना बच्चों से वो उस तरह का एक नहीं है। वो समझते हैं, काफ़ी लोगों ने तो इस चीज़ को मामूल समझ लिया है। कभी कुछ लोग तो इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि पता नहीं क्या है। कुछ लोग जो डिस्कस करते हैं वो कहते हैं इसमें क्या, मेरे साथ भी हुआ है। उनके लिए ये कैजुअल चीज़ हो जाती है। एग्जैक्टली। जब और मेजॉरिटी आपके लोग वही हैं, मेजॉरिटी आपके वही हैं, एंड अगेन मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। तो जब आपके मेजॉरिटी लोगों के लिए ये एक मामूल है और एक कॉमन चीज़ है, और वो हर दूसरा बंदा कहता है हाँ मेरे साथ भी हुआ है, और उनको सही गलत की वही वाली बात, बैड टच और गुड टच की फ़र्क का ही नहीं पता, उसको डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते हैं, तो लेट अलोन उस चीज़ की रिपोर्टिंग तो बहुत सेकंड स्टेज आ जाती है। फिर अगर हाइपोथेटिकली कुछ रिपोर्ट हो जाते हैं, जैसे आपने बताया मेजॉरिटी सेटल्ड हो गए हैं, और जो अनसेटल्ड है, फिर यहाँ पे हमारे इदारों पर जिम्मेदारी आती है। हमारे इदारे क्या अपनी जॉब सही तरीके से कर रहे हैं? चाहे मैं भी एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं अपने इदारे को भी इस चीज़ में लेके आऊँगी। हम लोगों के यहाँ पे एक अगर चीज़ रिपोर्ट होती है, उस चीज़ को रिपोर्टिंग से लेके उसके फैसले सुनवाई तक वो बंदा कब्र तक वैसे ही पहुँच जाता है। तो आपके सिस्टम इस यहाँ पे अब दूसरी स्टेप आता है, आगाही हो गई, अवेयरनेस हो गई, पेरेंट्स को पता चल गया, अब यहाँ पे सिस्टम का काम करने का आता है। सिस्टम आपका किस तरह काम कर रहा है? लॉज तो मौजूद है आपके, इम्प्लीमेंटेशन की बात है ना। आप इस तरह के लोगों को दे सज़ाएँ, जब आप उनकी सज़ाएँ मुकर्रर करते हैं तब वहाँ पे फिर आपकी सेटलमेंट आ जाती है। हमारे यहाँ पे इतने सिवियर केसेस हैं जिनके अभी तक हमें जवाब नहीं मिले, और आपके सामने कुछ केसेस होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जैसा कि हमने देखा कि एक ज़ैनब केस था, उसके बाद और बहुत सारे केसेस आए जिसके सब माजरत के साथ के सब सोशल एक्टिविस्ट भी होते हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं, तमाम इदारे एक्टिव हो जाते हैं, हुकूमत एक्टिव हो जाती है, सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता उस मुल्ज़िम को, तब तक सांस नहीं लिया जाता। लेकिन अगर हम हर केस को इसी तरह से इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दें तो यकीनन बहुत फ़र्क हमें नज़र आएगा। क्यों इदारे जो हैं उनकी अदम तवज्जो ही है, और किस तरह से हम इससे निमट सकते हैं, इस पर मज़ीद बात करेंगे। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। तो बात कर रहे हैं कि बच्चों से जिनसी ज़्यादती के जो वाक़यात हैं मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। इंतहाई एक ये खौफनाक सिचुएशन है, लेकिन हम जो हैं वो इस पर उतने डरते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, ना हमारे इदारे हैं उस तरह से काम कर रहे हैं। थोड़ी देर के अलर्ट होते हैं, मुख्तलिफ ऐप्स जो हैं वो आ जाती हैं, हेडलाइंस इंट्रोड्यूस करवा दी जाती हैं, आके बयान दे दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद तमाम लोग सो जाते हैं, जिसकी वजह से ये हशर हो गया है कि इन केसेस में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। नायाब गौहर जान, आपका पहले मैं रुख करूँगी और आपसे जानूँगी, ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, अगर ये वाकई इतना मुतहर्रिक है तो इस तरह के वाक़यात में क्यों इजाफा होता चला जा रहा है? और फिर जैसा कि एक ज़ैनब अलर्ट ऐप
और भी इस तरह की काफ़ी ऐप्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस करवाई गई। फिर इमरजेंसी हेल्पलाइंस हैं, आप इन पे कांटेक्ट करते हैं लेकिन कोई उठाता नहीं, अगर कोई उठाता है तो उस पर रिस्पॉन्स नहीं आता, कॉल बैक नहीं आती। तो क्या इदारे सोए हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि हमें इसका थोड़ा सा एक यानी होलिस्टिक किस्म का व्यू लेने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कानून साजी जो है वो बहुत इश्यूज़ पर बहुत अच्छे तरीके से, बड़े होलिस्टिक और प्रोग्रेसिव तरीके से हुई भी है। मसला ये है, जैसे कि आपने भी पहले कहा, कि इम्प्लीमेंटेशन में जब हम आते नहीं होती है। लॉ इन्फोर्समेंट के आई थिंक 2-3 इश्यूज़ हैं। आपने कुछ ऐप्स और उनकी भी बात की। आई थिंक रिपोर्टिंग तक जाना तो पहला स्टेज होता है। असल चीज़ ये है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट के हमारे जो उसमें जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं और जितने लोग हैं, उनकी इन इश्यूज़ के ऊपर मज़ीद बहुत इमरजेंसी बेसिस पे सेंसिटाइजेशन करने की ज़रूरत है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हमने ऑलरेडी डिस्कशन के पहले हिस्से में ये बात की कि कितना मुश्किल और कितना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है एक बच्चे और उसके माँ बाप के लिए सिर्फ ये एक्सेप्ट करना कि ऐसी एक चीज़ हुई है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से दे मेकअप देयर माइंड कि जी हमने इसको रिपोर्ट करना है। अच्छा, अब रिपोर्टिंग की तरफ जब हम जाते हैं, हर चीज़ आपने देखनी। पुलिस स्टेशन, एक तो पहले हेल्पलाइंस की रिस्पॉन्सिवनेस, नंबर 2 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे सर्वाइवर्स और विक्टिम्स बताते हैं, पुलिस स्टेशन का माहौल और पुलिस वालों का रवैया। वहाँ जाते ही आप डरते हैं। बिल्कुल आप और डरते कई हैं। दफ़ा मतलब बोलते हुए इंसान का दिल जो है वो दहलता है कि कुछ खवातीन जो रिपोर्ट केस करने गई, फिर उनको रेप का निशाना बनाया गया। ऐसे भी है। ऐसे भी और केसेस दूसरा आए हैं। ये है कि जिस तरह के कमेंट्स का सामना करना पड़ता है, जिस तरह के सवालात का सामना करना पड़ता है, विक्टिम के लिए एक प्राइवेट, सिक्योर, एनोनिमस सिचुएशन होनी चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है कि जिस तरह 1-2 दफ़ा पहले भी प्रीवियस कुछ 90s के अंदर हुकूमतों ने कुछ ऐसे पुलिस स्टेशंस बनाए जो सिर्फ सेक्सुअल वायलेंस की, या वुमेन ओनली पुलिस स्टेशंस होने चाहिए, या वुमेन एंड चिल्ड्रन ओनली पुलिस स्टेशंस होने चाहिए, या फिर अगर मिक्स पुलिस स्टेशंस है तो वहाँ पर सारे स्टाफ की इतनी सेंसिटाइजेशन और ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो डील कर सके एक विक्टिम। उसकी आप मीडिया की सेंसिटाइजेशन देखें कि ज़ैनब के केस में मैं ये समझती हूँ कि उस बच्ची की तस्वीर हर जगह लगाने का, यानी कि हमें अभी रेपिस्ट की शायद शक्ल इतनी याद नहीं है, नाम भी नहीं पता, उसका भी नाम याद नहीं है, तो आप उसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप विक्टिम की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। रेप केस हाईलाइट किया जाता है, उसमें लड़की का हमेशा नाम लड़की और का नाम सबसे पहले हाईलाइट होती है। बच्चा, बच्ची, उनका नाम सबसे पहले आता है। सो पुलिस स्टेशन का माहौल, पुलिस वालों का रवैया, उसके बाद लॉयर्स का रवैया, जब हम आगे जाते हैं, बहुत दफ़ा मैं कई ऐसी ख़वातीन से मिली हूँ जो ये बताती हैं कि चाहे वो तशद्दुद का केस हो या सेक्सुअल वायलेंस का केस हो, तो बड़ी दफ़ा तो उनके लॉयर्स ही उनको कह देते हैं कि आप क्यों ये परस्यू कर रही हैं, इसमें क्या होना है, इसमें क्या आपका क्या फ़ायदा। लॉयर्स तो बाद में आते हैं, आपके रिश्तेदार आपको सबसे पहले चुप करवाते हैं। रिश्तेदार, पुलिस, लॉयर्स, फिर कोर्ट रूम्स का जो माहौल है, तो पूरा अगर आप एक 360 जायज़ा लें इंसाफ के निज़ाम का, FIR दर्ज होने से लेकर के किन मरहलों से गुजरना पड़ता है विक्टिम्स को, तो मैं, और उसके बाद आप सोचें इतनी चीज़ से गुजर के 1-2 साल आप ट्रायल से गुजरें और उसके बाद कन्विक्शन भी ना हो, तो किस किस्म पूरी का जिंदगी बर्बाद ट्रॉमा हो जाती है, ये कितना क्या ट्रॉमा है। तो मैं ये समझती हूँ कि हर स्टेज पर हमें और एफिशिएंसी की ज़रूरत है, पुलिस वालों की सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, हमारी लीगल फ्रेटर्निटी, जजेस की फ्रेटर्निटी, मीडिया फ्रेटर्निटी, सबको हमें इमरजेंसी बेसिस पे जो है इन इश्यूज़ के ऊपर सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि क्या तरीक़ाकार है इतने सेंसिटिव इशू को हैंडल करने का बेसिकली। अच्छा, आपसे अमृत मैं जानूंगी कि अगेन के लॉज क्या हैं, किस तरह से हम रिपोर्ट कर सकते हैं अगर हम इर्द गिर्द में इस तरह की कोई चीज़ होती देख रहे हैं, और क्योंकि आप तो इस तरह के केसेस डील करती हैं, तो आप क्या देखती हैं कि एक जेंडर क्राइम सेल भी बनाया गया, उसका क्या आपने आज तक कोई आउटपुट देखा है, या कोई भी आज तक इस तरह का जब कोई ऐप लाई जाती है, क्या आप उसको देखती हैं कि वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो रही है किसी तरह से भी? इरदा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे मैं आपको एक बात, इसमें भी मैं थोड़ी सी इन बातों के ऊपर भी ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हम लोगों का ना यहाँ पे एक इशू है कि हम लोग ना बहुत आराम से ना सबके ऊपर ना उनको ज़िम्मेदारियाँ कोट कर देते हैं, ये इसकी ज़िम्मेदारी है, ये इसकी ज़िम्मेदारी है, इसकी ज़िम्मेदारी है, ना कि हम अपनी ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं।
मुझे अब मैं आई स्टडीड इन लंदन और मैं वहाँ पे बहुत टाइम गुजारा है। वहाँ पे ना आपके एक प्रेशर ग्रुप्स का निज़ाम होता है, जो मेजॉरिटी आपकी ये जो NGO कम्युनिटी होती है ये इस चीज़ को आगे लेके आती है। क्योंकि देखिए आपकी गवर्नमेंट जो होती है ना, गवर्नमेंट के ऊपर और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं इन चीज़ों के साथ साथ। और क्योंकि हम एक डेवलप्ड इकॉनमी नहीं है, हम एक ऑलरेडी डेवलपिंग इकॉनमी है, तो हमारी रियासत के ऊपर तो वैसे ही डबल जिम्मेदारियाँ हैं। जहाँ तक बात आती है कि आपके वो वाले सोशल ग्रुप्स जो कि अलर्ट होते हैं, जो कि इन चीज़ों के ऊपर ही, इस नीश के ऊपर स्पेसिफिकली काम कर रहे होते हैं, उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है क्योंकि वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। वो पूरी चीज़ के नहीं होते, उनका काम ही एक मुख्तसर एक चीज़ के ऊपर काम करना होता है। जब आप बाहर के मुल्कों में देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं और वो गवर्नमेंट के ऊपर और इन सारे जितने होते हैं बिल्कुल, और वो कहते हैं ना, आप डंडे के ज़ोर पे अपना काम कराते हैं। क्यों नहीं कराते हैं? बहुत ज़्यादा लोग कराते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग के आपके जितने काम हुए हैं, ये जो पेरिस अकॉर्ड तक, आपकी जिनीवा कन्वेंशंस तक चीज़ें गई हैं, एक छोटी सी बात है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा एक मसला था जिसके ऊपर आपके प्रेशर ग्रुप्स का मेजॉरिटी काम करते रहे हैं। लाइक वाइज जो इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, जो आपके सोसाइटियल इश्यूज़ होते हैं, इनके ऊपर भी इनकी ज़िम्मेदारी बनती है। फिर उसके ऊपर चाहे आपके लॉयर्स हैं, चाहे आपकी पुलिस फोर्स है, चाहे आपका कुछ है, ये तो मीडिया का दौर है। आपने एक कैमरा निकालना है, आपने कहना है हाँ जी मैं आपको लेके आ रहा हूँ सामने, आपने ये बात बोली, अब आप देखें आपके साथ होता क्या है। अगर मीडिया के नुकसानात हैं ना, तो फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। अवेयरनेस इन इट सेल्फ, लोगों को एक डर होता है कि उनकी इज़्ज़त ना ख़राब हो जाए, चाहे वो कोई भी बंदा है, चाहे आप इंडिविजुअल हैं या मैं इंडिविजुअल हूँ। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ तक बात रही है आपके जेंडर सेल्स के ऊपर, आप ये देखिए जो वुमेन एम्बड्समैन है वो अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो वुमेन एम्बड्समैन काम करते हैं, जिन औरतों को अपनी इनहेरिटेंस नहीं मिलती हैं, वो जाके अपना क्लेम डालते हैं और वो पहुँचते हैं और उनका काम कराते हैं। इदारे काम कर रहे हैं, कुछ इदारे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कुछ को हमें भी ज़ोर दे के काम करवाने की ज़रूरत है। और मुझे ये लगता है कि एज सोसाइटी मुझे आपको, हम सबको ज़रूरत है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की और इस चीज़ को आगे लेके चलने की, और हमने ही करना है। क्योंकि हम कब तक बस ये ब्लेम गेम डाल के अपने ऊपर से बाला तर ये चीज़ करते रहेंगे, दैट्स नॉट द सोल्यूशन ऑफ इट। ऐसा ही है, लेकिन प्रॉब्लम इज़ देयर और बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है, आगाही की ज़्यादा ज़रूरत है। जितना इस टॉपिक पे हम बात करेंगे तभी कोई सोल्यूशन निकलेगा, जितना इसको अवॉइड करेंगे ये मसला बढ़ता ही चला जाएगा। टाइम क्योंकि हमारे पास शॉर्ट रह गया है, आप दोनों से मैं एक मैसेज चाहूँगी जो आप देना चाहें। सबसे पहले आप नायाब, कुछ भी आप कहना चाहती हैं किस तरह से जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके लिए, क्योंकि आप खुद भी इसी हवाले से काम करती हैं, तो उनको किस तरह से अपना किरदार अदा करना चाहिए और कितना उनका रोल इम्पॉर्टेंट है सूरत हाल को बेहतर बनाने में? बिल्कुल, मैं समझती हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। मैं ये भी समझती हूँ कि उन्होंने अपना किरदार अदा किया भी है। बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि उनको रियासती तशद्दुद का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, सिविल सोसाइटी है, जिन्होंने मल्टीपल फोरम्स पे इस इशू को रेज़ किया है। तो ये जो सल्यूशन है ये मल्टी स्टेक होल्डर सोल्यूशन, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है। सो सिविल सोसाइटी हो गई, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हो गए, हमारी हुकूमत, पॉलिटिशियंस, हमारे लोगों का, और जो फैमिली यूनिट है, जैसे मैंने पहले कहा, वहाँ तक इस आगाही को पहुँचाने की बहुत ज़रूरत है। आई थिंक फाइनल रिमार्क यही होगा वंस अगेन, क्योंकि हमारे माशरे में ये बहुत ज़्यादा माइंडसेट है कि किसी भी बुराई पे बात ना करें। अगर बुराई पे बात नहीं करेंगे तो शायद इसका ये मतलब है कि वो ख़त्म हो जाएगी या वो इरेज हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे नासिर हैं जो फिर लोगों को थ्रेटन करते हैं, कभी वो सकाफ़त को बीच में ले आते हैं, कभी मज़हब को बीच में ले आते हैं और ये कहते हैं कि इस पे हम बात ही नहीं होने देंगे। कानून साजी तो दूर की बात है, वो कहते हैं कि इस पे हम बात ही नहीं होने देंगे ओपनली। तो अब हमें 2023 के अंदर, हम एक मॉडर्न दुनिया में रहते हैं, सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं, सिटीज़न इंगेजमेंट बहुत आसान, जिस तरह इन्होंने कहा कि बल्कि मीडिया के तो बहुत फ़वाइद हैं कि सिटीज़न इंगेजमेंट और सिविक इंगेजमेंट जो है वो तो बढ़ सकती है इस वजह से। तो आपको सबसे पहले माशरे में ये जो तासुर है कि किसी भी प्रॉब्लम पे बात करने का मतलब ये है कि या तो जी इनका कोई एजेंडा है इसके पीछे, या ये बेहयाई है, या ये फलाना है, या ये टैबू है। नो, आपके बच्चे इस वक्त इस माशरे में महफूज नहीं हैं, ये एक रियलिटी है। इस रियलिटी को समझें, इसको एक्सेप्ट करें और लोगों को इस पे बात करने दें।
और मेरे ख्याल में कॉन्वर्सेशन और टैबू तोड़ना ही हमारा पहला स्टेप है, क्योंकि उसके अगर हम बात करना शुरू करेंगे तो तब माँ बाप जो हैं, वालिदैन जो हैं, वो अपने बच्चों से ये कॉन्वर्सेशन करना शुरू थैंक यू करेंगे। सो मच नायाब। अमृत आपकी तरफ आऊँगी, एनी लास्ट मैसेज? मैं इसी बात को समअप करूँगी, शी इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड इट, कि सबसे पहले वही वाली बात आती है, हम सोशियोलॉजी में एक चीज़ पढ़ते हैं कि चैरिटी बिगिंस विद होम। लाइकवाइज आपके इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, सबसे पहले आपकी फैमिली आती है। तो रिदा, सबसे पहले तो हमें वही वाली बात है, फैमिली को इतना ओपन माहौल रखना चाहिए कि एटलीस्ट बच्चे आके ईजीली कंफर्टेबली अपने पेरेंट्स को आके एक बात बता सकें, ताकि वो उन्हें सही और गलत की बताएं। देखें, इदारे के ऊपर जिम्मेदारी बाद में आती है, सबसे पहले तो घर में जिम्मेदारी आती है। बच्चे को जब पता होगा तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद आप जब इस चीज़ को आगे लेके जाते हैं, उसके बाद हमारे स्कूल्स के अंदर इस चीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है। मुझे तो लगता है बल्कि अब बच्चों के पास एक सेपरेट सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें वो इन चीज़ों के बारे में पढ़ें। अब जितना ज़्यादा जो ज़माना चल रहा है, जिस हिसाब से चल रहा है। थर्डली, मुझे ये लगता है कि एक तरीके से कुछ मेडिकली आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एक जो आपके साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस भी स्कूल लेवल पे भी डेवलप होने चाहिए। और हमें इस तरह की अवेयरनेस भी करनी चाहिए कि खाली विक्टिम्स को ना पता हो, इनफैक्ट ये जो इनके कल्प्रिट्स होते हैं, ये जो इनके प्रीडेटर्स होते हैं, उनकी भी एक ट्रेनिंग हो। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की तरफ हमें जाना चाहिए ताकि ये लोग रिहैबिलिटेट हों, इनको पता हो कि क्या सही है क्या गलत है और हमने किस तरह इस चीज़ को कंट्रोल करना है। देखिए, गलत को गलत करके हम उनको भी एक साइड पे नहीं कर सकते, वो भी इंसान है। डेफिनेटली देव बीन थ्रू समथिंग ड्यू टू विच देर एक्टिंग लाइक दैट। हमें उसकी भी जड़ तक पहुंचने की ज़रूरत है ताकि वो अगर हमने उस चीज़ को मुद्दे से ही उखेड़ना है, क्योंकि डेटरेंस तो तभी आएगी ना, या तो आप सज़ाएं लगाएं, दूसरा सज़ाएं लगा के इन लोगों के ऊपर भी काम हो ताकि आप एक सोसाइटी को अच्छे तरीके से सिविलाइज तरीके से चला सकें। बिल्कुल ऐसे। तो इन चीज़ों के ऊपर जब हम इंशाल्लाह सब मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेटली बिल्कुल सबको मिलकर काम करना होगा। इसी नोट के साथ हमारा टाइम ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच। हमारे साथ नायाब थी और अमृत थी। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। तमाम इदारे, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, जैसा कि नायाब आपने भी कहा है कि जब तक ये सारे मिलकर काम नहीं करेंगे ना और आगाही घर से नहीं शुरू होगी, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। और जितनी बात हो सकती है इस पर करने की ज़रूरत है और ये वक्त की ज़रूरत है। अभी ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब जानेंगे कि आज सब्जियों फलों के क्या भाव हैं। आज के भाव में हाफिज़ दिलावर हमारे साथ हैं और क्या रेट्स चल रहे हैं वो हमें बताएंगे। जी हाफिज़ दिलावर। बिल्कुल, सब्जी मंडियों में सब्जियों की कीमतों में 5 से 10 रुपए की कमी हुई है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट और बाजार में फरोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में जो फ़र्क है वो बरकरार है। सबसे पहले प्याज की कीमत की बात करें तो 45 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 60 रुपये तक प्याज जो है फरोख्त हो रहा है। टमाटर की कीमत की बात की जाए तो 100 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 120 रुपये तक टमाटर जो है फरोख्त हो रहा है। लहसन की कीमत की बात की जाए 220 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 280 रुपये तक लहसन जो है फरोख्त हो रहा है। अदरक की कीमत की बात की जाए तो 910 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 980 रुपये तक जो अदरक है वो फरोख्त हो रहा है। सब्ज़ मिर्च की कीमत की बात की जाए 90 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 95 रुपये तक सब्ज़ मिर्च जो है फरोख्त हो रही है। आलू की कीमत की बात की जाए तो 65 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 70 रुपये तक जो आलू है वो फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ लीमू की कीमत की बात की जाए 150 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 165 रुपये तक लीमू जो है फरोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च की कीमत की बात की जाए 130 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 140 रुपये शिमला मिर्च जो है फरोख्त हो रही है। बैंगन की कीमत की बात की जाए तो 110 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 115 रुपये तक बैंगन जो है फरोख्त हो रहा है। बंद गोभी की कीमत की बात की जाए तो 70 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 80 रुपये तक बंद गोभी जो है फरोख्त हो रही है। भिंडी की कीमत की बात की जाए तो 130 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 140 रुपये भिंडी जो है फरोख्त हो रही है। खीरे की कीमत की बात की जाए तो 95 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 95 रुपये तक जो ठीक है। शुक्रिया हाफिज़ दिलावर। तो इफ़ यू लाइक माई ड्रेस टुडे तो माई वार्डरोब इज़ फ्रॉम ला मोज़ेक और गो चेक देयर पेज आउट, दे हैव अ नाइस कलेक्शन। और साथ ही साथ क्योंकि मौसम ऐसा है, जाते जाते आपको ये कहूँगी कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक रखें, क्योंकि आजकल लोग बीमार हो रहे हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। तो पानी पीना ज़रूर याद रखें और जितना पानी पी सकें उतना ज़रूर पिएं। कल इंशाल्लाह से फिर दोबारा
सेम टाइम सेम चैनल ज़रूर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।